आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल संख्या 61 का अध्ययन कर लिया था और आर्टिकल संख्या 61 में कहा गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा कर ली थी। उससे चलिए आज हम आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद संख्या 61, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, इसमें मैंने आपको समझा दिया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। ठीक है ना, ये चीजें कल मैंने पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था। ठीक, बाकी का प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं या कौन कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, जो राज्य की विधानमंडल है, ठीक है, विधानमंडल के दो सदन होते हैं। ठीक है ना, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं? विधानसभा। इसे बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद। ठीक है, अब समझिएगा, जिसमें जो विधान परिषद है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो ये तो भाग नहीं लेती है। और ये विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है उसमें विधानसभा भाग नहीं लेती है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसमें मैंने आपको बताया था दो एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, दो एंग्लो इंडियन, और इसमें 12 मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य। ठीक है ना, तो प्रश्न बनता है क्या दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति पर महाभियोग में भाग लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। अब चूंकि एंग्लो इंडियन का पद तो समाप्त कर दिया गया है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। क्या ये जो 12 मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा में, क्या ये राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं? बिल्कुल, ये भी लेते हैं। समझ में आया? यानी कि लोकसभा के सभी सदस्य, अब जब इनका राष्ट्रपति जी का जब निर्वाचन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और साथ ही साथ बताया था मैंने दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। ठीक, अब लेकिन महाभियोग में क्या होता है? महाभियोग में देखिए, जो विधानसभा है राज्य की वो भाग नहीं लेती हैं। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं भी भाग नहीं लेती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि भाग कौन कौन लेता है इनके महाभियोग में। सीधा सीधा लोकसभा के सभी सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो 12 मनोनीत सदस्य हों क्यों ना हो, ये भी लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। समझ में आ गया? देखिए, मेरे समझाने का उद्देश्य ये रहता है जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी है ना, उसकी चीजें आसानी तरीके से समझ में आ जाए। समझ में आया? इसलिए मैं यहाँ पे अधिकतः समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ समझ में आ गया होगा, इसके सभी सदस्य, इसके सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिए, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, पहली है सैन्य शक्ति। कौन शक्ति? सैन्य शक्ति। इस सैन्य शक्ति में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना, तीनों सेना जैसे देखिएगा, आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स। ये हम कह सकते हैं जल सेना, थल सेना यानी आर्मी, और वायु सेना, वायु सेना। ठीक है ना, इनके कौन होते हैं? अध्यक्ष। लेकिन इनसे ऊपर होता है सीडीएस, सीडीएस का पद। ठीक है ना, ये तीनों सेनाओं को क्या करते हैं? कमांड करते हैं। ठीक, तो प्रश्न बनता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं?
राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सैन्य शक्ति में आप लिख सकते हो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, और दूसरी बात, अगर युद्ध को प्रारंभ करना है तो राष्ट्रपति ही करेंगे, यानी कि युद्ध का प्रारंभ राष्ट्रपति करते हैं, और युद्ध का विराम या युद्ध को समाप्त, युद्ध समाप्त, युद्ध समाप्त करने का आदेश भी कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। युद्ध को प्रारंभ करने का आदेश भी कौन देते हैं? राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के युद्ध प्रारंभ नहीं हो सकता है, और बिना राष्ट्रपति की अनुमति के या बिना राष्ट्रपति के घोषणा के युद्ध समाप्त नहीं हो सकता है। तो पहली शक्ति आपको समझ में आई होगी, सैन्य शक्ति। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेनाओं के ऊपर कौन होते हैं? CDS होते हैं, इनसे ऊपर होते हैं रक्षा मंत्री होते हैं, फिर इससे ऊपर होता है राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखिएगा। सैन्य शक्ति के बाद होता है इनकी राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति में यही है, अगर कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, तो उसके जो पासपोर्ट पर जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं? राष्ट्रपति जी के होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हो पासपोर्ट पर जो साइन होते हैं राष्ट्रपति के होते हैं। तो सैन्य शक्ति हो गया, राजनीतिक शक्ति हो गया। अब अगली होती है, देखिए, शैक्षणिक शक्ति, है ना, शैक्षणिक शक्ति। देखिए, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो चांसलर होते हैं, यानी कि कुलपति होते हैं, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। कुलपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है ना। अब जो राज्य यूनिवर्सिटियां होती हैं, यूनिवर्सिटी होती है, तो उनके कुलपति कौन होते हैं? तो उनके कुलपति राज्यपाल होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगली शक्ति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अगली शक्ति है आपकी विधायी शक्ति। ठीक है ना, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। अब यहां समझिएगा, विधायी शक्ति देखिए इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल संख्या 111 में। आर्टिकल संख्या 111 में बताया गया है राष्ट्रपति की वीटो। तो राष्ट्रपति की जो वीटो होती है इसकी चर्चा 111 में करी गई है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ विधायी शक्ति में आ जाएगा वीटो। वीटो की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? 111 में। ठीक है, तो देखिए जो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति होती है वो 3 प्रकार की है। एक तो अत्यंतकारी वीटो, इसे हम पूर्ण वीटो भी कहते हैं, पूर्ण वीटो या अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो। ठीक है, दूसरी होती है निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, और तीसरी होती है जेबी वीटो या इसे हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। लिख सकते हैं जेबी वीटो या इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। ठीक है ना। अब इसको समझ लीजिएगा, पूर्ण वीटो उसे कहते हैं कोई भी विधेयक आता है तो उसे राष्ट्रपति वापस कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं उस पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उसे पारित नहीं करते हैं, अपने साइन नहीं करते हैं, पूर्णतः उसे समाप्ति कर देते हैं। उसे कहते हैं पूर्ण वीटो या अत्यंतकारी वीटो। लेकिन निलंबकारी वीटो में क्या होता है, अगर कोई भी विधेयक आया राष्ट्रपति के पास एक बार और राष्ट्रपति जी को उसमें कुछ कमियां लगी तो उसे वापस कर देंगे, इन कमियों को सुधारिए। अब ये विधायिका के ऊपर जिम्मेवारी होती है उन कमियों को दूर करें या फिर वो बिना कुछ सुधार किए हुए राष्ट्रपति के पास पुनः प्रेषित कर देते हैं। लेकिन अगर दोबारा में राष्ट्रपति जी के पास वो बिल आ गया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होंगे। ठीक है ना, यानी एक बार विधेयक वापस कर दिया फिर दोबारा आता है तो दोबारा राष्ट्रपति को क्या करने पड़ेंगे? साइन करने पड़ेंगे। यह है आपकी निलंबकारी वीटो। तीसरा जेबी वीटो, देखिए 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। कब किया था? 1986 में। 86 में उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, जैल सिंह।
देखिए इन्होंने प्रयोग किया था डाक विधेयक पर, किस पे 1986 में लाया गया था डाक विधेयक, ठीक है ना, डाक विधेयक। इसमें क्या था डाक विधेयक में कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी पत्र को पढ़ सकता है, समझ में आया। तो डाक विधेयक में ये बात थी कोई भी व्यक्ति किसी भी पत्र को पढ़ सकता है। तो इस पर जो ये थे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने इस पे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, यानी कि इन्होंने जेब में रख लिया। जेब का मतलब वो ये नहीं है कि जेब में रख लेते, ड्रॉज वगैरह में लॉकर वगैरह में रख देते हैं वो, समझ में आया। और आज तक इस पर किसी भी राष्ट्रपति जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और आज तक ये ऐसा ही पड़ा हुआ है, समझ में आया। तो ये कब हुआ था 1986 में, किस पे लाया गया था डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह और डाक विधेयक के लिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ठीक। अगली है आपकी विशेषाधिकार, इसे इरेज कर देता हूं। अगली शक्ति है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति, देखिए इसमें क्या है, पहली बात तो राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ राष्ट्रपति जी का जो भवन है राष्ट्रपति भवन, उसमें 340 कमरे हैं, सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध होती हैं। अब मुगल गार्डन था राष्ट्रपति भवन के पीछे है मुगल गार्डन, उसका नाम बदल के अब रख दिया गया अमृत सरोवर, ठीक है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति जी पर किसी भी प्रकार का फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा, तो लिख देते हैं इन पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दीवानी मुकदमा होता है वो चलाया जा सकता है, न्याय दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। अब यहां समझिएगा फौजदारी मुकदमा किसे कहते हैं। फौजदारी मुकदमा कहते हैं मारपीट हो जाना, झगड़ा हो जाता है, किसी के खून वगैरह निकल आता है, वो सारे के सारे मामले जाते हैं फौजदारी में। और जो पैसे से संबंधित जो मामले होते हैं, जैसे कि टैक्स चोरी कर लिया, चालान हो गया, समझ में आया कि नहीं, जमीन विवाद हो गया, तो ये आपके किस में आते हैं, दीवानी मुकदमे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फौजदारी का मतलब मारपीट का मुकदमा हो गया और दीवानी मुकदमा आपका पैसे से संबंधित जो मुकदमा होता है वो दीवानी मुकदमा उसे कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति जी की जो सैलरी होती है उनकी सैलरी मिलती है 5 लाख रुपए, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपातकाल में भी राष्ट्रपति की सैलरी को कम नहीं किया जाता है, जो वित्तीय आपात में, समझा। लेकिन आज तक हमारे यहाँ वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक। अब देखिए, अब जो अगला है इनका, अगला है कार्यपालिका शक्ति। अगली शक्ति कौन सी है, कार्यपालिका शक्ति। अब इसे समझिएगा, कार्यपालिका शक्ति का मतलब ये होता है कि जो भी सारे कार्य होंगे वो सब राष्ट्रपति की अनुमति से ही होंगे, समझ में आया, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कार्य नहीं होंगे। और कार्यपालिका में आते कौन कौन से हैं, जितने भी अधिकारी हो गए, जितने भी आपके मंत्री हो गए, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्री या अधिकारी हो गए, ठीक है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इनका प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। जो IAS वगैरह UPSC करके जाते हैं तो उनके जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उस पर हस्ताक्षर किनके होते हैं, राष्ट्रपति जी के होते हैं, समझ में आया कि नहीं है। इसीलिए कार्यपालिका शक्ति इनके अंतर्गत होती है, ठीक है ना। और मंत्री और अधिकारी वगैरह इसके कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, यानी जो कार्य को करते हैं। अगर मंत्री लोकसभा में पहुंच जाते हैं तो विधायिका के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। हालांकि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ होता है मीडिया, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक। अब समझिएगा, अगला होता है विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार, अब यहां समझिएगा, विवेकाधिकार शक्ति का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जी अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, कब, जब लोकसभा त्रिशंकु हो जाती है तब। अब हम बात करते हैं लोकसभा त्रिशंकु होती है कब होती है या किसे कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं, जैसे मान के लिए कोई पार्टियां हैं A B C D,
4 पार्टियां हैं। अब देखिए सरकार बनाने के लिए 50% से अधिक सीटें अगर आपके पास होती हैं तो आप सरकार अपनी बना ले जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, देखिए लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो 545 है, ठीक है ना। अगर सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? 273 की, यानी इसका 50% से एक अधिक 273 सीटों की आवश्यकता होती है। अब होता क्या, बाय द वे मान के चलिएगा इन्होंने 120 सीटें प्राप्त की हैं, इस पार्टी ने 100 सीटें प्राप्त की हैं, ठीक है, और इन्होंने मान के चलिएगा 150 सीटें प्राप्त की हैं, ठीक है, 200, और बाकी की मान लेते हैं हम, तो इन्होंने मान के चलिएगा सीटें प्राप्त की हैं 180 सीटें प्राप्त की हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, किसी ने भी अपने जो 50% से अधिक सीटें चाहिए होगी, किसी भी पार्टी ने उन सीटों को अर्जित नहीं किया है या हासिल नहीं कर पाई हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगी, लोकसभा त्रिशंकु हो जाएगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार है, कौन सा अधिकार है? विवेकाधिकार। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, उनको जो पार्टी पसंद आएगी या वो जिस पार्टी को चाहेंगे इस पार्टी की हम सरकार बना दें, ठीक है, उसके वो सरकार बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो चाहते हैं हम इसकी सरकार बनाना चाहते हैं, भले भी 100 सीटें प्राप्त हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के पास विवेकाधिकार शक्ति है, तो वो इसकी क्या करेंगे, सरकार बना देंगे। समय कितना? 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। और 30 दिन में इस पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, ठीक है। अगर पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति जी फिर दूसरी पार्टी की सरकार बना देंगे, ठीक है। किसकी? मान के चलिए वो फिर बना देंगे ए पार्टी की सरकार। इसका भी जो समय होगा वो कितना होगा? 30 दिन होगा। कितना होगा? 30 दिन। अब यहाँ देखिए कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति जी 30-30 दिन करके, ठीक है, जो अन्य पार्टियों की सरकार बना सकते हैं, ठीक। लेकिन ये राष्ट्रपति कितने समय तक कर पाएंगे? सिर्फ 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक। अगर 6 महीने तक कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोबारा चुनाव होगा। समझ में आ गया? समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? लोकसभा का त्रिशंकु होना। जब कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती है तो उसे कहते हैं लोकसभा का त्रिशंकु हो जाना। या तो गठबंधन करके अपनी सरकार बना लो, गठबंधन नहीं बना पा रहे हैं तो राष्ट्रपति 30-30 दिन करके, यानी 6 महीने तक, मतलब अधिकतम 6 महीने तक सरकार बनवा सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा होगी उस पार्टी की। लेकिन 6 महीने के अंदर में अगर कोई भी पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन द्वारा चुनाव होगा। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब अगली है क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अब देखिए राष्ट्रपति को जो क्षमादान की जो शक्ति है वो है 5 प्रकार की। आर्टिकल संख्या 72 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। आर्टिकल संख्या 72 में क्या कहा है? क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, ठीक है। अब यहां देखिए सजा माफ, पूर्णतः सजा माफ, यहां हम कह सकते हैं क्षमा। अगर किसी को भी पूर्णतः क्षमा कर दे, चाहे उसकी फांसी की सजा हो या 10 वर्ष का कारावास हो या आजीवन कारावास हो, इस सजा को पूर्णतः माफ कर देना वो आता है किसके अंतर्गत? क्षमा के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए सजा पूर्णतः माफ, ठीक है, पहली तो ये होगी। दूसरी है लघुकरण, लघुकरण। देखिए लघुकरण में क्या होता है, इसमें जो समय को चेंज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समय में परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन जो सजा है, समझ में आया, सजा उतनी की उतनी रहती है। यानी कि सॉरी, इसमें समय को नहीं, इसमें प्रकृति को चेंज किया जाता है। लघुकरण में क्या है? सजा की प्रकृति चेंज, सजा की प्रकृति में परिवर्तन। समझ में आया? है ना। चलिए देखिए कभी कभी हो जाता है, भावनाओं में भी बह जाता हूँ, मुझे भी अधिकार है भावनाओं में बहने का, ठीक है ना, तो हो जाता है कभी कभी।
तो ये लघुकरण में क्या होता है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला है। फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ष का कठोर कारावास, ठीक है ना। जैसे कठोर वर्ष का कारावास में समझ सकते हो, गले में डाल देते हैं जंजीर गोल गोल, हाथों में सरिया बांध देते हैं, पूरा चेन जंजीर डाल देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे चल पाओगे, ठीक है। तो कठोर कारावास। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इसमें प्रकृति को चेंज करके 10 वर्ष का साधारण कारावास कर सकते हैं, ठीक है। 10 वर्ष का साधारण कारावास, समझ में आया। या किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है, मरना तो है ही है, फांसी की सजा हो गई है, तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। यानी कि फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तन। समझ में आया। दूसरा लघुकरण समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा होता है वो परिहार। क्या होता है, परिहार। देखिए इसमें होता है कि समय में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें क्या है, समय में, यानी कि जो सजा का जो समय है, टाइम पीरियड है, उसमें राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, पहले लिख लेते हैं समय में परिवर्तन। समझ में आया। अब देखिए कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। मान के चलिएगा किसी को 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला है। क्या मिला है, 10 वर्ष की कठोर सजा मिली है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उसे 5 वर्ष में बदल सकते हैं। यानी कि उसके समय को क्या कर देंगे, वो कम। तो यही लिखा है समय में परिवर्तन, तो समय को बदल सकते हैं। तो 5 वर्ष का कठोर कारावास, कठोर कारावास। यहां समझिएगा, यहां क्या किया था कि प्रकृति चेंज कर दी थी। समय उतना ही रहेगा, जैसे कठोर को वो साधारण में बदल देंगे। 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला है तो उसको 10 वर्ष का साधारण कारावास में कर देंगे, या फांसी मिली है तो उसको आजीवन कारावास में कर देंगे। ठीक, इसमें क्या है, इसमें सजा तो वैसी ही रहेगी, जैसे कठोर है सजा तो कठोर ही रहेगी, लेकिन उसके समय को कम कर दिया जाता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 10 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको 5 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया जाएगा। समझ में आया। तो ये होता है तीसरा। अब चौथा देखिएगा, प्रविलंबन। प्रविलंबन ना, प्रविलंबन का तात्पर्य होता है तात्कालिक सजा को रोकना। सजा को क्या करना, रोकना, या हम कह सकते हैं फांसी की सजा पर रोक। ठीक है, फांसी की सजा पर रोक। और एक होता है विराम। क्या होता है, विराम। इसका अर्थ होता है रोकना। क्या होता है, रोकना, यानी सजा पे रोक लगा देना। और ये संविधान में वर्णन नहीं किया गया है कि सजा पर रोक कितने समय के लिए लगेगी। समझ में आया। हाँ, तो ये है, आपको राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आपको पता लग गई होगी। कितनी प्रकार की होती है क्षमादान की शक्ति, 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है आपको नाम आना चाहिए। एग्जाम में आपको नाम भी पूछा जा सकता है या उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो पहला है आपका क्षमा, पूर्णतः क्षमा। लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति में परिवर्तन, यानी कि कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। अगला है परिहार। परिहार में क्या है, समय में परिवर्तन। अगर 10 वर्ष का कठोर कारावास है उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया जाएगा। और अगला है प्रविलंबन। प्रविलंबन में होता है फांसी की सजा पर रोक। और अगला है विराम। विराम का मतलब होता है कि सजा को रोकना, तात्कालिक। समझ में आया। यानी कि और इसका संविधान में वर्णन नहीं दिया गया है कि सजा को कब तक रोका जा सकता है। अब देखिए, अब आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात पढ़ेंगे,
राजकीय आपात पढ़ेंगे और वित्तीय आपात पढ़ेंगे। समझ में आया? और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको भाग संख्या 18 में दी गई हैं, तो भाग संख्या आपको 18 पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन चीजों को मैं यहीं पे समाप्त करा दूंगा। ठीक है, अब जो राष्ट्रपति जी की जो आपातकालीन शक्ति है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें इसे। ठीक है, अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।